हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ये चैप्टर है जैव विकास। इसी पूरे चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति अनुमानता कब हुई थी। तो उत्पत्ति हुई थी 4.6 अरब वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग कब हुआ था। तो ये हुआ था 2 अरब वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है। इसके अनुसार ये माना जाता है जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है उससे पहले जो पृथ्वी का वायुमंडल था उसमें किन गैसों का मिश्रण विद्यमान था। तो उनमें गैसें थी CH4 जिसको हम लोग मीथेन कहते हैं, NH3 जिसको अमोनिया कहा जाता है, CO2 जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। तो इन्हीं गैसों का मिश्रण विद्यमान था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कौन सी गैस प्राचीन जिसको हम लोग आदिम कहते हैं पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी। तो ये थी ऑक्सीजन गैस। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है आदि वायुमंडल क्यों कम हो रहा है। आदि मतलब होता है प्राचीन, तो जो प्राचीन वायुमंडल है वो कम क्यों हो रहा है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसका रीज़न ये है कि जो हाइड्रोजन परमाणु है उनकी संख्या में कमी आ रही है, इसीलिए क्या हो रहा है जो आदि वायुमंडल है वो कम होता जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो ये है नीलहरित शैवाल। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जीवन की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत कौन सा है। तो ये है रासायनिक उद्विकास का सिद्धांत। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जो जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक उद्विकास का सिद्धांत है इसको किसने प्रस्तुत किया था। तो इसको प्रस्तुत किया गया था AI ओपेरिन के द्वारा। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जो जीवन की उत्पत्ति है जिसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये पुस्तक लिखी गई थी ओपेरिन के द्वारा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो जैव विकास परिकल्पना है इसका पहला तर्कसंगत जो सिद्धांत है किसने प्रस्तुत किया था। ये प्रस्तुत किया था लैमार्क ने। कब प्रस्तुत किया था। तो 1809 में इस सिद्धांत को उन्होंने तर्कसंगत उसको प्रस्तुत किया था। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जो लैमार्क का सिद्धांत है वो क्या कहलाता है। तो उसको लैमार्कवाद कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो लैमार्कवाद है किस पर ये आधारित है। तो देखिए, इसकी कुछ संकल्पनाएं हैं, इन संकल्पनाओं को देख लेते हैं। तो देखिए, पहले इसमें संकल्पना है बड़े होने की प्रवृत्ति। दूसरी इसमें संकल्पना है वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। तीसरी इसमें संकल्पना थी अंगों का उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव, ये तीसरी इसकी संकल्पना थी। चौथी इसमें संकल्पना थी जो उपार्जित लक्षण होंगे उनकी वंशागति। तो ये चार जो उनके आधारित सिद्धांत थे जो लैमार्कवाद के थे, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत है किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मतलब किस सिद्धांत को ये कहा जाता है। तो जो लैमार्कवाद का सिद्धांत है उसी को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो लैमार्क की पुस्तक है उसका नाम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए, इनकी पुस्तक का नाम है फिलॉसफिक जूलॉजिक, ये इस पुस्तक का नाम है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है जैव विकास जिसको हम लोग एवोल्यूशन कहते हैं को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो ये समझाया था लैमार्क ने। कब समझाया था। 1809 में। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी थे जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो इनका नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ये इनका नाम है। अगले में कह रहा है जैव विकास का प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। यह प्रस्तुत किया था चार्ल्स डार्विन ने। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ये किया था डार्विन ने। कब किया था। 1859 में। अगले में कह रहा है प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसकी पुस्तक का नाम था जो उन्होंने जिसमें इस सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया हुआ था, इस पुस्तक का नाम था प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, जो कि प्रकाशित हुई थी 1859 में। इसी पुस्तक में उन्होंने जो इनका ये सिद्धांत है उसको इन्होंने प्रतिपादित किया हुआ है। अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है जो डार्विन का प्राकृतिक चयन सिद्धांत है ये किस पर आधारित है। तो देखिए, ये कुछ जो सिद्धांत है उन पर आधारित है। तीन में देखा जाए तो पहला है जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। दूसरा इनका सिद्धांत है जीवन संघर्ष जो होता है। तीसरे की इन्होंने बताई थी संकल्पना जो है विभिन्नताएं और इनकी वंशागति। चौथा इसका इनमें सिद्धांत बताया था योग्यतम की अतिजीविता अथवा जिसको हम लोग प्राकृतिक चयन कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन जिसको कहा जाता है। तो इन्हीं की जो ये चार संकल्पनाएं थी इन्हीं पे आधारित था ये डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है
जो डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद है वो किस पर आधारित है? तो ये देखिए ओवर प्रोडक्शन पर आधारित है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस हैं इन पर ये आधारित है। अगला है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इन सिद्धांतों पर ये जो डार्विन का सिद्धांत है ये आधारित है। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जो प्रजातियों की संख्या है बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए प्रजनन आवश्यक है। अगले में कह रहा है विकास का मुख्य कारण क्या है? तो ये है प्राकृतिक वर्ण। अगले में कह रहा है जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंशावृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसी को प्राकृतिक चयन कहा जाता है। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जैव विकास के संदर्भ में जो सांपों में अंगों का लोप हो गया उसको किस प्रकार से स्पष्ट किया जाता है? तो इन्होंने बताया था जब अंगों के उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से मतलब जो अंग हैं वो नष्ट हो जाते हैं या फिर उनमें उत्पत्ति हो जाती है। जिस प्रकार इन्होंने बताया था जो सांप रहते हैं उन्होंने पैरों का अपने कम यूज़ कर दिया, इसलिए जो उनके पैर थे सांपों के बताया जाता था वो नष्ट हो गए। अब अगला देखिए अगले में इसी में ये कह रहा है अगला पॉइंट है द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी डार्विन ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है जैविक विविधता है इसका आधारभूत स्रोत क्या है? तो ये है उत्परिवर्तन। अगले में कह रहा है विकास के उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था ह्यूगो डी व्रीज ने। अगला क्वेश्चन देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है ह्यूगो डी व्रीज ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? तो ये किए थे सांध प्रिमरोज जिसको हम लोग आइनोथेरा लैमार्कियाना कहते हैं। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है किस जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई देता है ये क्या कहलाता है? तो इसी को उत्परिवर्तित कहते हैं, इसी को कहते हैं म्यूटेंट। अगला देखिए अगले में कह रहा है वह कौन सा विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? तो ये सिद्धांत है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है विकासवादी संबंधों के प्रमाण जो हैं वो कौन प्रदान करता है? तो ये प्रदान करते हैं जीवाश्म। अगले में कह रहा है लाखों वर्षों से आदिम जीवों के क्रमिक परिवर्तन का अनुक्रम है जिनके परिणाम स्वरूप कई नई प्रजातियों का गठन हुआ है, तो इसी को क्रमागत उन्नति कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगले में कह रहा है किसे पादप तथा जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है? तो ये माना जाता है यूग्लिना को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है किसे एनेलिडा और मोलास्का के बीच की कड़ी मानी जाती है? तो ये माना जाता है नियोपिलाइना को। किसको? नियोपिलाइना को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए अगले में कह रहा है किसे सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच एक कड़ी माना जाता है? इसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जो आर्कियोप्टेरिक्स है ये है क्या? तो ये जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी है, मतलब इसमें जो है दो लक्षण पाए जाते हैं, ये जंतु भी है और ये उड़ भी सकता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है किसे सरीसृपों तथा स्तनियों के बीच कड़ी माना जाता है? तो ये माना जाता है एकीडेना तथा प्लेटिपस को। क्या माना जाता है? इसको माना जाता है कि ये जो सरीसृप हैं और जो स्तनीय हैं स्तनधारी हैं इनके बीच की ये कड़ी है। अगला देखिए अगले में कह रहा है अंडे देने वाला जो स्तनपायी है वो कौन सा है? तो वो है प्लेटिपस। अगले में कह रहा है जीवधारियों में नई प्रजाति का जो क्रमिक विकास है उसके करने की संभावना क्यों अधिक है? क्योंकि देखिए जो द्विवर्ण अणु होते हैं इनके विभाजन के कारण इनकी जो संख्या होती है उसमें वृद्धि होने की संभावना अधिक रहती है। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है? तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जिन अंगों की जो मूल संरचना होती है भिन्न होती है लेकिन देखने में वो एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको समरूप अंग कहते हैं। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है जो लॉबस्टर की पूंछ है और जो व्हेल के फॉल हैं वो क्या हैं? तो ये समरूप अंग हैं। अगले में कह रहा है वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है लेकिन उनके द्वारा जो किए जाने वाले कार्य हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है समजात अंग। याद रखिएगा इनको कहा जाता है समजात अंग। अगले में कह रहा है किस युग के दौरान जो विशालकाय सरीसृप जिनको हम लोग डायनासोर कहते हैं ये फले फूले थे? तो ये था मेसोजोइक युग। नाम याद रखिएगा कौन सा युग है? तो मेसोजोइक ये युग है। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व डायनासोर किस अवधि के अंत में विलुप्त हो गए थे? तो ये था क्रिटेशियस युग। अगले में कह रहा है जो मैमथ हैं वो किसके पूर्वज थे? तो वो हाथी के पूर्वज थे। अगला देखिए अगले में कह रहा है जो जीवों का विकास है जिसको हम लोग एवोल्यूशन कहते हैं इसके संदर्भ में सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए पहले सैलामेंडर आया, फिर अजगर आया, फिर कंगारू आया। अगले में कह रहा है किस महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए जो नूतनजीवी है उसी को स्तनधारियों के महाकल्प के रूप में जाना जाता है।
अगले में कह रहा है मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही जाति से संबंधित हैं, जो कहाँ से विकसित हुए हैं। तो हम लोग विकसित हुए हैं अफ्रीका से। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है जो मनुष्य की अनुवांशिकी है इसका पता कहाँ से लगाया जा सकता है। तो यहाँ से लगाया जा सकता है अफ्रीका से। याद रखिएगा, जो अनुवांशिकी है मनुष्य का उसको पता लगाया जा सकता है अफ्रीका से। अगले में कह रहा है जो होमोसेपियंस हैं उनके रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक जो होमिनाइड हैं वो कौन थे। तो ये थे क्रो-मैग्नन। कौन थे? क्रो-मैग्नन। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जो आधुनिक मनुष्य है उसके हाल के पूर्वज कौन है। तो ये है क्रो-मैग्नन मनुष्य। अगले में कह रहा है वैज्ञानिक नाम जो होमोसेपियंस है इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है बुद्धिमान आदमी। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो शब्द डेनिसोवन है कभी कभी समाचार जो पत्र होते हैं या समाचार के माध्यमों से ये अक्सर संदर्भ में आता रहता है, बताना है ये है क्या। तो ये एक मानव जाति है जिसको स्पीशीज कहते हैं। कहाँ की ये प्रजाति है। तो ये सैम्पियंस की समकालीन मानव प्रजाति है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है वर्ष 2015 में किस होमोजीन्स की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केंद्र सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमनसाइड दक्षिण अफ्रीका का जो दिनाल्डी चैम्बर है वहाँ पे की गई थी। तो ये था होमो नलेडी। तो ये इस प्रजाति का इंसान था। अब अगला देखिए, अगले में क्या है। तो देखिए अब दूसरा यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो जाता है जो जीव विज्ञान की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, प्रारंभिक इन्फॉर्मेशन, उसको हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।